नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है एचईपी के सेमेस्टर के लिए। इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि सेमेस्टर में जो 2 मार्क वाला क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा। इसमें हमने 2 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 से ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं, जो कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है। और वो जो क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन किया वो 17, 18, 18, 19 या 20 सेशन में ये कई बार आ चुके हैं। बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन। ये हमारा 2017 और 18 दोनों में आया था। दूसरा जो है व्हाट इज कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, ये भी 17, 18, 19, 20 दोनों सेशन में आया था। तीसरा डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ये भी हमारा दोनों ईयर आया था, यानी कि सेशन 2017, 18 और 19, 20 इसमें आया था। फिर चौथा जो क्वेश्चन हमारा ड्रा ए वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ सेल, ये भी 2 साल आया था, इम्पोर्टेंट है। फिर पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय आरएच फैक्टर। छठा क्वेश्चन है राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सातवां क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द रॉड एंड कोन सेल, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 19, 20 दोनों में आया था। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। इसमें नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर, ये भी 2 साल आया था, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है डिफाइन सेल जंक्शन एंड इट्स टाइप। 10वां एक्सप्लेन द टर्म पैराक्राइन एंड इंडोक्राइन। फिर एक्सप्लेन द ऑटोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन नेम द ग्लैंड व्हिच सिक्रीट बैक्स इन द ईयर। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज हीमोग्लोबिन, व्हाट आर इट्स नॉर्मल वैल्यू इन ह्यूमन एंड राइट अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस यानी कि इससे फंक्शंस के बारे में हमें बताना है। फिर 14 नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा डिफाइन ऑटोफेजी एंड ऑटोलिसिस। फिर हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का कोई 2 फंक्शन हमें लिखना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर नेम द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट नर्व। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट रेट। राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन के हमें 2 फंक्शन लिखने हैं। लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कौन सा सबसे लार्जेस्ट बोन है। व्हाट इज सेल। बस अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था डिफाइन सजाइटल एंड कोरोनल प्लेन, जो कि 17, 18 यानी कि 17, 18 सेशन और 19, 20 दोनों में आया था। सजाइटल प्लेन और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, इसे हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन भी बोलते हैं, इसे एक और नाम से भी जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल या सजाइटल प्लेन इज एन एनाटॉमिकल प्लेन दैट डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स, यानी कि ये एक ऐसा प्लेन है जिसमें हम बॉडी को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी कि मान लीजिए 2 हाथ, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक पैर इधर और एक पैर इधर, और बीच से हम इसको डिवाइड करते हैं। यानी इसे एक और नाम से भी जानते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी कि दोनों तरफ से जो लेटरल है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, लेटरल वाला साइड। फिर बात करते हैं कोरोनल प्लेन की। ए वर्टिकल प्लेन रनिंग फ्रॉम साइड टू साइड डिवाइड द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ इट्स इनटू इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन। इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन को डिवाइड करने की प्रोसेस या उसी को हमने टर्म दिया है कोरोनल प्लेन। अब बात करते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। इंटीरियर मतलब होता है यानी कि फ्रंट साइड, यानी कि आगे। पोस्टीरियर मतलब हो गया यानी कि बैक साइड। तो इसे हम दोनों इस टर्म को ध्यान रखेंगे, इंटीरियर और पोस्टीरियर को। अब देख लेते हैं इसको कोरोनल प्लेन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं सजाइटल प्लेन की। सजाइटल प्लेन वो था जिसको हम लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में बांट दे रहे थे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वाली जो है पट्टी जो यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। फिर हमारा जो आ जाता है कोरोनल प्लेन, ये हमारा 2 पार्ट में कर रहा था, फ्रंट और बैक साइड, यानी कि जो था पोस्टीरियर और इंटीरियर साइड में। तो देखिए इसको काट रहा है यहाँ से, ये जो हमारा है ये यहाँ से कट हो रहा है, इसे ऐसे
यानी कि पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट में ये डिवाइड कर रहा था, पोस्टीरियर और एंटीरियर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की, व्हाट इज कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म क्या होता है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि मेटाबोलिज्म क्या होता है। मेटाबोलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते रहते हैं उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का ही दोनों पार्ट है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब एक और नाम से एक और इसका डेफिनेशन ले लेते हैं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय व्हिच योर बॉडी कन्वर्ट्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक इनटू एनर्जी, यानी कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो हम खाते या पीते हैं उसको कन्वर्ट करता है हमारे एनर्जी में, इससे भी हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल या मैटर्स। कैटाबॉलिज्म हमें कैटा से ही पता चला, ऐसा लग रहा है कि ये काटने का काम कर रहा है, तो इससे हम याद रखेंगे कैटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। अब बात करते हैं एनाबॉलिज्म। अगर ये काट रहा है तो ये बना रहा होगा, एकदम कंफर्म बात है। यानी कि एनाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं, एनाबॉलिज्म यूज एनर्जी टू कंस्ट्रक्ट, यानी कि बनाने का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कंपोनेंट ऑफ सेल्स सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी कि जो हमारा एनाबॉलिज्म है वो एनर्जी को हमारी यूज कर रहा है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 17, 18 और 19, 20 दोनों में आया है। अब बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट एक सेल है जो कि बोन फॉर्म करता है, यानी कि बोन फॉर्मिंग सेल। फिर बात करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट से ही पता चला, यानी खाने का या काटने का काम कर रहा होगा, तो बोन ईटिंग सेल या इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन। अब बात करते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की, ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम। इसमें हमें सेल का एक लेबल्ड हुआ डायग्राम हमें बनाना है, यानी कि जो इस पे नामांकित किया गया हो क्या है क्या नहीं, जैसा कि देख लेते हैं यहाँ पर। ये है हमारा सेल, इसमें हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोमियर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे हमारा राइबोसोम नहीं पाया जाता है, और जिसपे राइबोसोम पाया जाएगा वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिर ये है राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, फिर है लाइसोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। तो हमें सिर्फ जो डायग्राम होगा हमें सिर्फ डायग्राम बना देना, उसको अच्छे से लेबल्ड कर देना है, यानी कि उसका नाम जो उसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं उसको यहाँ पर दर्शा देना है। अब बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय आरएस फैक्टर, कि आरएस फैक्टर से आप क्या समझते हैं। आरएस फैक्टर इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन, यहाँ पर ऑन होगा, ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। आरएस फैक्टर एक ऐसा प्रोटीन है जो कि इनहेरिटेड यानी कि जन्मजात से या कि माता पिता या पेरेंट से ही पाया जाता है, जो कि प्रोटीन पर जो आरबीसी होता है उसी के ऊपर पाया जाता है। यही जो आरएस फैक्टर होते हैं, अगर आरएस फैक्टर किसी किसी पे अगर पाया जाता है तो उसे हम आरएस फैक्टर पॉजिटिव बोलते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आता है उनमें आरएस फैक्टर प्रोटीन पाए जाते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता है यानी कि एब्सेंट होता है तो उसे हम आरएस निगेटिव बोलते हैं। जिन लोगों ब्लड ग्रुप में निगेटिव वाला आता है सिंबल या चिन्ह, उनमें आरएस फैक्टर हमारा नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए उनको हम आरएस फैक्टर निगेटिव बोलते हैं। फिर 6वां नंबर का क्वेश्चन हमारा, राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। हमें 2 फंक्शन लिखना लिम्फेटिक सिस्टम का। देखते हैं क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इट इज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये हमारा इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम अब देख लेते हैं, प्रोटेक्शन योर बॉडी फ्रॉम इलनेस काजिंग इन्वेडर्स यानी या फिर अटैकर्स। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो हमारे किसी भी इलनेस काजिंग एजेंट यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसे अटैकर होते हैं जो कि हमारे शरीर में इलनेस यानी कि बीमारी काज करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन करता है जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है। सबसे पहला फंक्शन तो ये हो गया।
दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड लेवल। लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा काम है, ये हमारे बॉडी फ्लूइड के लेवल को मेंटेन रखता है। इट इज ए कंप्राइज ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक नोड्स से बना होता है। लिम्फेटिक वेसल्स, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये लार्ज नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक नोड्स से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन सेल। अब हमें बताना कौन सा पिगमेंट रॉड और कोन सेल में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। रॉड सेल में हमारा जो है वो रोडाप्सिन पाया जाता है, यानी कि जो हमारे डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम किसी डिम लाइट में रात में जाते हैं तो हमारा रॉड सेल जो होता है वो एक्टिवेट होता है। इसे याद करने का ट्रिक है आर से रॉड और आर से रोडाप्सिन। और दूसरा जो है कोन सेल में हमारा पाया जाता है एडॉप्सिन, यानी कि जो ब्राइट लाइट में रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्राइट लाइट विजन के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर, यानी कि हमें उस बोन का नाम बताना है जो कान में हमारे प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे बोन में हमारे ईयर में 3 बोन पाए जाते हैं, माइलस, इनकस और स्टेपीस। सबसे पहले अगर कान के बाहर से चलेंगे तो सबसे पहले माइलस पाया जाएगा, इनकस पाया जाएगा, फिर स्टेपीस। सबसे छोटी जो हड्डी होती है हमारी स्टेपीस ही होती है। इसे याद करने के लिए हम एक ट्रिक है मिस, यानी कि यम से माइलस, आई से इनकस, यस से हो गया हमारा स्टेपीस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, डिफाइन सेल जंक्शन एंड इट्स टाइप। सेल जंक्शन को डिफाइन करना है, यानी कि क्या होता है सेल जंक्शन और इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल जंक्शन क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज इंटरसेलुलर ब्रिज, यानी कि इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं इंटरसेलुलर ब्रिज, यानी कि इंटरसेलुलर यानी कि 2 सेल के बीच का जो ब्रिज बनाने का काम होगा उसे हम सेल जंक्शन बोलते हैं। फिर बात करते हैं सेल जंक्शन इज ए क्लास ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूटिंग मल्टी प्रोटीन। एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर का क्लास है जो कि कंस्टिट्यूट यानी कि इसमें पाया जाता है मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट प्रोवाइड कांटेक्ट और एडेशन। जो हमारा मल्टी प्रोटीन इसमें होता है वो प्रोवाइड करता है कांटेक्ट, यानी कि एक दूसरे से संपर्क बनाने का, एडेशन या फिर चिपकने या पकड़ने का काम करता है। बिटवीन नेबरिंग सेल, यानी कि हमारे पास वाले या पड़ोसी सेल के लिए, या फिर बिटवीन ये सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, या फिर सेल और मैट्रिक्स के बीच में इन एनिमल। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ये नेबरिंग सेल का जो सेल जंक्शन होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सेल और सेल के बीच का जो जंक्शन है उसे हम नेबरिंग सेल बोलते हैं, नेबरिंग सेल जंक्शन इसे बोलते हैं। यानी कि जो ये जंक्शन बना रहा है इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं इंट्रासेलुलर ब्रिज। और दूसरा जो हमारा है ये सब सेल हैं और यहाँ पर सब जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं उनके बीच का जो ये बना रहा है बॉन्ड, इसे हम इंटरसेलुलर, सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर के बीच के ब्रिज बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसके टाइप, सेल जंक्शन के टाइप। सेल जंक्शन का टाइप जो होता है 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो हो गया एक्विलेडिंग जंक्शन, या फिर इसे एक और नाम से भी जाने जाते हैं जोना एक्विलेडिस या फिर टाइट जंक्शन। फिर दूसरा जो हमारा है एडहेरेंस जंक्शन या फिर जोना एडहेरेंस। तीसरा है हमारा डेस्मोसोम्स। तीसरा हमारा है गैप जंक्शन या फिर कम्युनिकेशन जंक्शन, या फिर इसे हम एक और नाम से जानते हैं सेप्टेट जंक्शन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द टर्म पैराक्राइन एंड इंडोक्राइन सिग्नलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। पैराक्राइन ए फॉर्म ऑफ सेल सिग्नलिंग इन व्हिच द टारगेट सेल इज नियर द सिग्नल रिलीजिंग सेल, यानी कि पैराक्राइन एक ऐसा सेल सिग्नलिंग है जिसका टारगेट होता है कि जो उसके सेल के पास ही उसे सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करे, यानी कि अपने पास के ही सेल को सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करे, उसे हम पैराक्राइन बोलते हैं। अब जैसे कि हमारा हो गया ब्लड क्लॉटिंग या टिश्यू रिपेयर, एग्जाम्पल में आ जाते हैं पैराक्राइन के। अब दूसरे की बात करते हैं इंडोक्राइन। इंडोक्राइन रिलीज सिग्नल इनटू ब्लड स्ट्रीम वेयर इट ट्रेवल टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। इंडोक्राइन एक ऐसा सेल सिग्नलिंग है जो कि सिग्नल को रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड के वेसल, ब्लड स्ट्रीम में वो अपना सिग्नल रिलीज करेगा, जहां से वो पूरे बॉडी में
ट्रेवल कर सकता है, जहाँ पर उसकी आवश्यकता होगी वहाँ पर वो पहुँच जाएगा। ये हमारा एंडोक्राइन का काम होता है, एंडोक्राइन होता है फिर पैराक्राइन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, एक्सप्लेन द ऑटोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन की बात करते हैं सबसे पहले, व्हेन द सेल सीक्रेट ए सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोवोकिंग या स्टिमुलेटिंग ए रिएक्शन इन इटसेल्फ। ऑटोक्राइन जो होता है यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस सीक्रेट करता है या ऐसा सिग्नल जो कि अपने ही सेल को स्टिमुलेट या प्रोवोकिंग कर सके या अपने सेल में रिएक्शन कर सके। एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन जो हमारा होता है, अकर व्हेन सेल सीक्रेट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इनटू द ब्लड, यानी कि एक्सोक्राइन जो होता है, जो अपना सेल का जो सिग्नल होता है वो अगर ब्लड में सीक्रेट करे तो हमारा वो होता है एक्सोक्राइन। अब बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेम द ग्लैंड व्हिच सीक्रेट बैग्स इन द ईयर। हमें उस ग्लैंड का नाम बताना है जो कि ईयर में बैग्स सीक्रेट करता हो, तो उसका नाम है सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस ग्लैंड है जो हमारे ईयर में बैग्स का सिक्रेशन करता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। व्हाट इज द हीमोग्लोबिन, व्हाट आर इट्स नॉर्मल वैल्यू इन ह्यूमन एंड राइट अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस। सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन इनसाइड द आरबीसी। हीमोग्लोबिन होता है एक प्रोटीन होता है स्पेशल टाइप का जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है, ब्लड के एक आरबीसी यानी कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आयरन कंटेनिंग, इसमें आयरन होता है। यहाँ पर हीम का मतलब हो जाता है आयरन, और जो ग्लोबिन इसका पार्ट होता है यानी इससे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 12 से 16 ग्राम पर ml। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंस यानी कि इसके फंक्शन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को लंग्स से हमारे बॉडी टिश्यू में पहुंचाने का काम करता है या फिर सेल में, और फिर जो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रीट होते हैं यानी कि वेस्ट गैस जो होता है उसको टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी कि जो हमारा एक हीमोग्लोबिन होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है अपने साथ। ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया हीमोग्लोबिन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के डिफरेंस को देखते हैं। एक्सोक्राइन, सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो होता है उसमें हमें एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाए जाते हैं। जो एंडोक्राइन होता है उसमें डक्ट नहीं पाए जाते यानी कि डक्टलेस होता है। एक्सोक्राइन सीक्रेट सब्सटेंस बाय डक्टल सिस्टम, यानी कि इसमें अगर डक्ट पाए जाते हैं तो अपना जो सब्सटेंस होगा वो डक्टल सिस्टम के द्वारा ही सीक्रेट करेगा। एंडोक्राइन जो होता है इसमें डक्ट नहीं पाए जाते यानी कि डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट कर देता होगा अपना जो इसका सब्सटेंस होता होगा। एक्सोक्राइन हमारा सीक्रेट करता है एंजाइम, और जो एंडोक्राइन होता है वो सीक्रेट करता है हार्मोन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डिफाइन ऑटोफेजी एंड ऑटोलिसिस। ऑटोफेजी इज इन नेचुरल प्रोसेस in which the body cell clean out any damage or unnecessary components। ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारे जो बॉडी का सेल होता है यानी कि जो डैमेज और अननेसेसरी प्रोडक्ट पाए जाते हैं उसको क्लीन करने का काम करता है ऑटोफेजी। ऑटो मतलब अपने आप, फेजी मतलब भक्षण करना होता है। अब बात करते हैं हम ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस इज ए ब्रेकडाउन ऑफ all are part of cell or tissue by self produced enzyme। ऑटोलिसिस एक टर्म या एक प्रोसेस है जिससे हमारे जो सेल और टिश्यू में होता है अपने आप को ही डिस्ट्रॉय या ब्रेक डाउन करने का काम करता है अपने ही प्रोड्यूस किए गए एंजाइम से, उसे हम ऑटोलिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ राइबोसोम। हमें राइबोसोम के 2
फंक्शन के बारे में बताना है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 18-19 सेशन और 19-20 दोनों में आया है। चलिए देखते हैं इसके फंक्शन। सबसे पहला जो इसका मेन फंक्शन होता है राइबोसोम का, वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा जो होता है डिकोड द मैसेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारे जो मैसेज को डिकोड करता है और पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने का काम करता है राइबोसोम। इसका दूसरा फंक्शन होता है डिकोड द मैसेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। नेम द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर हमसे लार्जेस्ट नर्व पूछा गया, ना कि क्रेनियल नर्व। तो लार्जेस्ट नर्व की अगर बात करेंगे तो हमारा लार्जेस्ट नर्व होता है सियास्टिक नर्व। और अगर हमारा जो होता है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व अगर पूछा गया तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व होता है हमारा ट्राइजेमाइनल। फिर अगर लॉन्गेस्ट पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व तो हमारा वेगस होता है, यानी कि 10 नंबर का जो क्रेनियल नर्व होता है वो वेगस होता है लॉन्गेस्ट। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व अगर पूछेंगे तो हमारा ट्रोक्लियर होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट से आप क्या समझते हैं। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट, यानी कि 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है, पंप करता है, उसे हम हार्ट रेट कहते हैं। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम इन अ मिनट। हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली यानी कि नॉर्मल स्टेट में 70 से 75 टाइम्स 1 मिनट में बीट करता है। और हमारा जो एवरेज बीट होता है 72 बीट्स पर मिनट। जो हमारा हार्ट का रेट होता है नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राइट 2 मेन फंक्शन ऑफ स्किन। हमें स्किन के 2 फंक्शन को लिखना है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 स्किन का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा हेल्प रेगुलेट टेम्परेचर, ये हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तीसरा है प्रिवेंट्स लॉस ऑफ मॉइस्चर, ये हम मॉइस्चर को लॉस होने से बचाता है। स्किन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल थर्मल एंड फिजिकल इंजरी एंड हैजार्डस सब्सटेंस। ये स्किन जो हमारा है प्रोवाइड करता है या प्रोटेक्ट करता है हमारे किसी मैकेनिकल या थर्मल यानी कि हीट, कोल्ड या फिर फिजिकल इंजरी से बचाता है या फिर किसी खतरनाक सब्सटेंस से बचाता है। इसका प्रोटेक्शन करने का काम होता है स्किन का। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। व्हाट इज सेल। सेल क्या है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो हमारा होता है ये बेसिक यूनिट होता है, यानी कि सबसे छोटी, यही हमारा बेस होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बेस सेल ही होता है। सेल से ही मिलकर बने होते हैं या फिर सेल से बने होंगे, सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होंगे। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को इससे कुछ अंदाजा लगा होगा कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन है HAP में किस तरह के आते हैं। बस तब तक के लिए धन्यवाद।